एक धागा इन सबको जोड़ रहा है। पूरा नैरेटिव ये सेट किया जा रहा था टीवी मीडिया के जरिए। अल्टरनेटिव स्पेस वाले जंतर मंतर को तो दिखा रहे थे, यहाँ नहीं दिखाएंगे। फिर ये कहा गया कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो झारखंड के छात्रों को अपना समर्थन देने वाले हैं। लड़ाई छात्रों के लिए है, ये दिखाने की कोशिश। यही होगा। एक परसेप्शन बना बनाया बिगड़ा है नरेंद्र मोदी का। ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी के छवि को नुकसान पहुंचाया जाए और 2029 का जो चुनाव है उनके चेहरे पे ना हो। चेहरा ही खत्म करने की कोशिश। लीडर ऑपोजिशन और तमाम विपक्ष जो है अमित शाह पे सवाल पूछ रहा है कि अमित शाह सदन से गायब क्यों हैं। तो अमित शाह खुद बच रहे हैं या उनको नरेंद्र मोदी ने कहा कि रहने दे भाई, जवाब तो है नहीं, कैसे आएगा। राहुल गांधी दो ही बातें बोलते हैं। गृह मंत्री जी संसद के अंदर आए, इस बात का जवाब दें, छात्रों पर लाठियां बरसाने की, पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी। आपने एक वीडियो संदेश बनाया, रील बनाई और आपने कह दिया मैं माफ कर देता हूँ, ये युवा भटके हुए युवा। छात्र भटके भी नहीं थे। भटके हुए छात्रों की मांग पे आपने इस देश के शिक्षा मंत्री को हटा दिया। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कॉलेज में नहीं कर सकते, लेकिन आप कावड़ियों के लिए 7 दिन के लिए स्कूल बंद कर सकते हैं। ये है वो शिक्षा प्रणाली जो ठीक करनी है। स्ट्रेटजीज फेल हो रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी के? कई बार आप लताड़ चुके हैं इसी शो में। मैं आपको स्ट्रेटजी कंसल्टेंट बनवा के रहूंगा आदेश जी। नहीं, वो तो मैं हूँ। नहीं, बीजेपी का। नमस्कार दोस्तों, हमारे वीकली शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी। थैंक यू नीरज जी। यात्रा करते हैं शो में। यात्रा इस बार भी होगी और बातचीत कुछ ऐसे विषयों पे होगी जिस पे आपने बात सुनी तो होगी, लेकिन जिस तरीके से सुननी चाहिए और जो चीज़ें उसमें छिपी हुई हैं, ये मायने बहुत कम आप तक पहुँचे होंगे। बाई इलेक्शंस आपने देखे, सदन में जो हंगामा चल रहा है लगातार, वो आप सुन रहे होंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो विक्टिम्स थे, उन स्टूडेंट्स के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो आपने देखे होंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन सब में एक रिलेटिबिलिटी है, एक कनेक्टिविटी है, एक धागा इन सबको जोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी, जिनका परसेप्शन कुछ ऐसा था कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, सबसे मजबूत सरकार हैं, इनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, बीते कुछ दिनों में उनकी ट्रोलिंग बहुत हद दर्जे पर हुई है। तो इस स्थिति तक पहुंचे कैसे हैं? अमित शाह, जो बहुत मजबूत गृह मंत्री माने जाते थे, सदन में जो ऑपोजिशन के नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह आएँ और जवाब दें, लेकिन अमित शाह जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। तो देना नहीं चाहते या जवाब देते हुए बन नहीं रहा है। और इन सब के बीच में रिलेटेबल क्या है? और बातचीत एक ख़ास व्यक्ति की भी होगी जिसकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ दिखती है। वैसी तस्वीर किसी और नेता की किसी अन्य व्यक्ति के साथ दिखती नहीं है। उस तस्वीर में बहुत कुछ खास है। वो तस्वीर है क्या, ये भी आपको बताएंगे। देखी जाएगी इस एपिसोड में। तो आप सबसे गुजारिश यही कि अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ पूरी चर्चा सुनने के लिए। आदर्श जी, शुरू करते हैं। छवि और परसेप्शन की हम बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी, एक मिनट रोकूं आपको। हाँ, क्योंकि मेरी अभी एक मेरे सोर्स से बात हो रही है जी। और खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो झारखंड के छात्रों को अपना समर्थन देने वाले हैं। अच्छा। बार बार सवाल ये उठ रहे थे कि, मैं आपके सवाल तो उसके बाद दूंगा, कि बार बार सवाल ये उठ रहे थे कि भाई जंतर मंतर के छात्रों में और रांची के छात्रों में क्या फ़र्क है। दोनों की मांग तो शिक्षा व्यवस्था को लेके ही है ना। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ चैट कर रहा था, तो इस बीच में खबर आ गई कि वो झारखंड के छात्रों का समर्थन करेंगे और अभी जल्दी ही उनका एक वीडियो वो जारी करने वाले हैं, जिसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। उनके लिए छात्र सब बराबर हैं, भले ही वहाँ सरकार कांग्रेस वहाँ अलायंस पार्टनर है हेमंत की सरकार में, लेकिन छात्रों के विषय पे उनका स्टैंड बराबर है। मतलब लड़ाई छात्रों के लिए है, ये दिखाने की कोशिश ये होगी। दिखाने की कोशिश नहीं होगी। हाँ। यही होगा, यही होगा, क्योंकि छात्रों की गूंज से लेके जंतर मंतर और फिर पैलेट गन लगे हुए छात्र, और कल फिर मुंबई से उन छात्रों को बुलाया गया जिन्होंने जिस बच्ची ने बस को ऐसे करके रोक दिया था। ठीक है, तो मैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अभी तक किसी के पास होगी नहीं। हाँ, इनका ये कहना है कि एजुकेशन रिफॉर्म ज़रूरी है, सरकार किसी की भी हो। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा और छात्र सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो झारखंड को लेके, मुझे लगता है कि वो सबसे पहले हमारे शो पे आया होगा। चलिए, तो नरेंद्र मोदी की बात जो है अब फिर अगले सवाल में करेंगे। एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ, क्योंकि पूरा नैरेटिव ये सेट किया जा रहा था टीवी मीडिया के जरिए भी आदेश जी कि देखिए ये अल्टरनेटिव स्पेस वाले जंतर मंतर को तो दिखा रहे थे, यहाँ नहीं दिखाएंगे।
ऑल्टरनेटिव स्पेस वाले वहां पहुंच हमने गए। अपनी टीम भेज दी ना। हमारी निवेदिता वहां हाँ, पे बस ठीक लगातार है। ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही हैं। फिर ये कहा गया कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, अब आप बता रहे राहुल गांधी भी बोलने वाले, तो ये नैरेटिव तो ध्वस्त। आधे घंटे में वीडियो आ जाएगा उनका, जिसमें वो रांची के छात्रों के पेपर लीक के विषय को उसी तरीके से एड्रेस करेंगे जैसे वो पूरे देश के छात्रों को एड्रेस कर रहे हैं। तो जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था वो अगले आधे घंटे में आप देखेंगे वो ध्वस्त हो जाएगा। तो बहुत सारे गोदी एंकर्स को और सारी रील्स बनानी पड़ेंगी, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल परसेप्शन की बात चल रही थी, तो परसेप्शन जो ये लोग बनाना चाह रहे थे वो तो बन नहीं पाएगा राहुल गांधी के खिलाफ या ऑल्टरनेटिव स्पेस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ। एक परसेप्शन बना बनाया बिगड़ा है, जिसकी बात मैं कर रहा था नरेंद्र मोदी का। बहुत मजबूत सरकार चला रहे हैं, 56 इंची की छाती थी, लेकिन थोड़ा डरा डरा, थोड़ा सहमा सहमा लहजा उनका अब दिख रहा है। परसेप्शन ब्रेक हो चुका है या अभी बचा हुआ है कुछ? देखिए, मैंने ना एक ट्वीट लिखा था इस विषय में, जब आपने मुझसे ये पूछा है सवाल। छात्रों का जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ और जिसकी लपटें देश के अलग अलग शहरों तक गई, पटना, मुंबई, इलाहाबाद, साउथ के राज्यों में, उसमें एक बात कॉमन थी। वो कॉमन बात क्या थी कि उसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी को हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर अमित शाह के इस्तीफे तक, जंतर मंतर से लेकर पटना तक, पटना से लेकर मुंबई तक और देश के बाकी हिस्सों तक, उसका नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो एक आदमी है जिसकी छवि को हुआ है। उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको एलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सरकार हैं, वही बीजेपी हैं, ठीक है। सरकार उनके इर्द गिर्द ही चलती है, सब कुछ वही हैं। तो जाहिर है कि उनके चेहरे को ही नुकसान हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको राजनीतिक रूप से डिकोड करने की कोशिश करूं, जो मैंने किया भी, तो मुझे समझ में ये आता है कि क्या विपक्ष को छोड़ दूं मैं, ये ज़्यादा बड़ा झगड़ा सरकार के अंदर ही है जी। क्या कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के छवि को नुकसान पहुंचाया जाए और 2029 का जो चुनाव है उनके चेहरे पे ना हो? एग्जैक्टली, ठीक है। इसी धागे की मैं बात कर रहा था, सुनते रहिए। हाँ, इस धागे को और खोलेंगे अभी। तो अगर ऐसा है, देखिए कायदे से तो 2024 का जो रिजल्ट आया था ना, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही चुनाव हुआ था और देश की जनता ने 240 सीट दी थी, आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, ठीक है। वहां भी आपको लोगों ने नकारा था, ठीक है। नंबर 2, अब 2 साल के बाद 24 से हम 26 में आ गए हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री की छवि पर सीधा उसका असर आया है और वो हमने देखा है आधी रात के उनके इंस्टा के वीडियोस में, जब वो देश के युवाओं को फ्रेंड्स कह के एड्रेस कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ, जुड़ूँ, क्योंकि उनको इस बात का फीडबैक मिल चुका था कि नहीं, आपकी छवि को नुकसान पहुंच चुका है। नाराजगी हर लेवल पे है। और जैसे मैंने आपके शो में लास्ट टाइम भी कहा था कि नफा नुकसान नापा और देखा कि नहीं, ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। लेकिन ये जो कोशिश हो रही है कि उनकी छवि को ऐसा कर दिया जाए कि वो इस लायक बचे ही ना कि उनके चेहरे पे आप 3 साल बाद देश में चुनाव में जा सको, चेहरा ही खत्म करने की कोशिश, ये कहाँ से हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, समझ से अगर बात एक और बात, हाँ। उस खराब छवि को ठीक करने की कोशिश किसने की? उसी व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी ने, और किसी ने नहीं करी। युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश, इंस्टा के ज़रिए फ्रेंड्स कह के मैंने आपको माफ़ कर दिया, दिल बड़ा दिखा दिया, अभिभावक हो गए, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको इस बात का एहसास हो चुका था, या उनकी टीम ने करवाया, जो भी उनके सलाहकार थे उनको ये फीडबैक दिया गया कि क्या होता है, राजा तक ना सही फीडबैक नहीं पहुंचता है, हमेशा याद रखना। और ये राजा ही होते हैं, जो पार्टी के मुखिया होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जो इनका जो दरबार होता है ना, बहुत कम दरबार ऐसे हैं जो राजा को सही बात बताते हैं या पहुंचाते हैं। तो मैं इस मामले में प्रधानमंत्री को डेमोक्रेटिक कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने दरबार को ये कह रखा है कि अगर लोग मुझे गाली भी दे रहे हैं ना, तो मुझे वो भी बताओ। लेकिन सर, जिस इंटेंसिटी पे गालियां मिली ना, अगर वो पता ना पड़े तो ये स्टुपिड मूर्खता हो। नहीं,
फिर भी राजा जो है ना इतना डेमोक्रेटिक नहीं होता, याद रखना इस बात को। अच्छा। और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। और जो दरबारी होते हैं ना वो राजा को एहसास ही नहीं होने देते ज़मीन पे हो क्या रहा है। और एक दिन ऐसा आता है फिर कि ज़मीन खिसक जाती है, आपको पता ही नहीं लगता। हाँ पता नहीं लगता। तो ज़मीन बची हुई है अभी? नहीं मैं उस बात पे आ रहा हूँ, अभी रुको, वो सेकंड सवाल है, अभी पहले सवाल की बात पूरी नहीं हुई। तो राजा ने अपने दरबारियों को ये अलाउ किया कि मुझे बताओ, ये तो मैं मानता ही हूँ कि मुझे 2 किलो गाली रोज़ पड़ती है, भाई वो तो पीएम खुद ही कहते हैं कि मुझे गालियाँ पड़ती हैं, 2 किलो रोज़ खाता हूँ मैं, ठीक है जी। अब क्योंकि गालियों का जो वजन था वो ज़्यादा हो गया, पता उनको वो भी है कि अब ये 5 किलो है या 10 किलो है, तभी उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। इसीलिए वो रात को इंस्टा के ज़रिए छात्रों को एड्रेस कर रहे थे और 3-4 बार करने की कोशिश की, अब नहीं कर रहे हैं, अब वो शांत हो गए। तो गालियों पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उनके पास ये पूरा फीडबैक था कि जो मुझे रोज़ाना 2 किलो गालियाँ पड़ती हैं, जो मैं खाता हूँ, इनका जो वज़न है वो ज़्यादा हो गया है और इसीलिए मुझे इसको ठीक करना होगा, और इसीलिए उन्होंने कम्युनिकेशन करने की सोची कि मैं बात करता हूँ। हाँ। और उस तरीके से बात करता हूँ जैसे जेनजी ज़्यादा समझता है। सर डिकोड मैं आपसे चाहता हूँ एक चीज़ आप ज़रूर करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 के क्लोज लोग, नंबर 2 के क्लोज लोग, इस तरीके से हम कई बात कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है, उनका इस्तीफा होता है। नितिन नवीन बांकीपुर से आते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और परंपरागत सीट जो है जिसे गढ़ कहा जाता है वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इन दोनों के बीच कोई नंबर 1 नंबर 2 इन फाइटिंग कुछ आपको दिखता है क्या? देखिए ऐसा कहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 में कभी कुछ इन फाइटिंग है नहीं, ये दोनों बहुत क्लोज हैं आपस में। लेकिन ये बात भी सच है कि इनके लोगों के बीच में बहुत फाइट है। और मैंने एक बात सुनी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके अमित शाह को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ये मैंने सुना पॉलिटिकल सर्कल्स में। ठीक। अब इस्तीफा किसने लिया? वो तो प्राइम मिनिस्टर ने लिया, उनका प्रेरोगेटिव है। तो छात्रों ने लिया वो एक अलग विषय है, उनका दबाव था, लेकिन किसने कहा देने के लिए, वो तो पीएम ने कहा होगा ना, उनके कैबिनेट के कलेक्टिव इवेंचुअल डिसीजन पीएम का रहा। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। लेकिन बांकीपुर सीट का हारना और इधर दतिया का हारना, अब इसमें कई चीज़ें कॉमन है। जैसे सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह के काफ़ी नज़दीकी हैं। मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह के काफ़ी नज़दीकी हैं। नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह के काफ़ी नज़दीकी हैं। ठीक है, कितने कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन आप एक चीज़ और देखो उसमें, हालांकि सम्राट चौधरी के बनने में थोड़ा सा हाथ नीतीश कुमार का भी था, उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा पुश किया था, लेकिन इन सब के बीच में ये कहा गया कि जिसको दतिया से टिकट दिया गया वो पीएम की सारी रैलीज और सारे कार्यक्रम वो संभालते हैं, इसलिए उनको टिकट दे दिया गया, यानी वो पीएम की कैंडिडेट थी। और नरोत्तम मिश्रा को आपने बीच में छोड़ दिया कि भाई मेरा आदमी भले ही हो, लेकिन क्योंकि वो सीट पीएम ने मांग ली है तो मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपका आदमी आपसे मैनेज नहीं हुआ और आप वो सीट हार गए। तो इलेक्शन मैनेजर कौन है बीजेपी में? ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, बांकीपुर 31 साल तक आपका वहाँ राज था और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गए। सम्राट चौधरी आपके नए नवेले चीफ मिनिस्टर, वो भी आप ही के आदमी हैं। तो जब मैंने पहले सवाल का जवाब दिया आपको और मैंने ये कहा कि कोई है जो पीएम की छवि खराब करना चाहता है, और इधर ये जो चीज़ें जिनके समीकरण बैठ रहे हैं आपस में, ठीक है, जिनका कोई आधार नहीं है। राजनीति में ना सबूत नहीं होते हैं, चर्चाएं होती हैं, टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, लोग नज़दीकी होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा आपको, हिरेन जोशी को हटाया, पीएम के बहुत नज़दीकी थे, किसने हटाया सबको पता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव के बीच में इतनी बड़ी कहानी आई, अमेरिका में पैसे हैं, पासपोर्ट्स हैं, ठीक है, और नागरिकता है, सब कुछ आया, गायब हो गया। वो किसके नज़दीकी हैं? नंबर 2 के नज़दीकी हैं। ड्रीम 11 को बंद कर दिया गया रातों रात, लड़ाई कॉर्पोरेट थी, कर दिया गया है ना, कहीं चर्चा कहीं हुई नहीं। तो इस तरीके से जब आप देखोगे ना, तो
इस सरकार में भले ही खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन राजनीतिक और कॉरपोरेट झगड़े हैं और वो समय समय पे दिखाई देते हैं। जहां पावर होगा वहां झगड़े होंगे। हाँ, नेचुरल सी बात है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और जहाँ सत्ता लंबे समय तक रहती है वहाँ झगड़े बड़े होते हैं। बर्तन लेकिन मुझे मुझे देखना है कि क्या दतिया बाई इलेक्शन के लिए और बांकीपुर बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी लीडरशिप तो जिम्मेदार है ही है। जो मेन आदमी है, मेन कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी। लेकिन जो वहाँ की लीडरशिप है राज्यों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी, मोहन यादव, क्या सेंट्रल लीडरशिप इनको भी इसके लिए दोषी मानेगी? क्योंकि मानना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। राज्य आपका है, जगह आपकी है, मुख्यमंत्री हैं आप। आमतौर पर एक धारणा है कि बाई इलेक्शंस जो होते हैं वो पार्टी के लिए फेवरेबल हो जाते हैं। सत्ता के लिए फेवरेबल होती है। आपके पास प्रशासन होता है, आपके पास सरकार होती है, और सरकार से लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी। कोई नहीं लड़ सकता उससे, सिस्टम उनके पास होता है लगभग। अगर उसके बावजूद भी आप चुनाव हार रहे हो, और बिहार में तो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है जी, और वो अपने पहले ही चुनाव मतलब टेस्ट में फेल हो गए। ये तो बोर्ड भी नहीं है, ये तो यूनिट टेस्ट थे। यूनिट टेस्ट था, इसी में फेल हो गए आप, यूनिट टेस्ट में फेल हो गए। तो जो आपके बारे में कहा जाता है कि एक बड़ी खराब चॉइस है कि जिसके ऊपर इतने ज़्यादा आरोप हों, हत्याओं से लेकर पता नहीं क्या क्या, उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। डिग्री का पता नहीं इनकी भी। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर को और अमित शाह जी को, और इवन नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी सीट हार रहा है। ये भी फेल पहले टेस्ट में। भाई या तो आपने नितिन नवीन के कहने पे टिकट नहीं दिया, संभावना हो सकती है। जब आपने पहला टिकट दिया, आपने सेकंड टिकट चेंज कर दिया, या तो उनकी चली नहीं, या उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कुल मिला के जो है, मुझे लगता है कि मोहन यादव, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई ये नतीजे ऐसे क्यों आए हैं, हुआ क्या है, हुआ क्या है, और किससे हम लड़ रहे हैं। दोनों राज्यों में आपकी सत्ता है। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, और आप पहले यूनिट टेस्ट में फेल हो गए। तो लड़ाई बेशक विपक्षी पार्टी के नेताओं से दिख रही हो, लेकिन लड़ाई एक अंदर ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है। शौके दीदार अगर हो तो नज़र पैदा कर। सर ने कहा कि इस सरकार में खबरें बाहर नहीं आती हैं, खबरें बाहर आती भी, एनालिसिस भी होता है, देखी जाएगी, में लगातार हम लोग करते रहते हैं। आदित्य जी, परसेप्शन की जो हम बातचीत कर रहे थे ना, एक परसेप्शन ब्रेक तब भी होता है जब आप किसी बहुत मजबूत आदमी को चुनौती देते रहें कि भाई तू बाहर आ, भाई तू सामने आ, भाई तू बात कर, और वो नहीं आएगा बाहर। मैं बात कर रहा हूँ सदन की। लीडर ऑपोजिशन और तमाम विपक्ष जो है लगातार अमित शाह पे सवाल पूछ रहा है कि अमित शाह सदन से गायब क्यों हैं। वो बाहर आएँ और वो जवाब दें कि ब्रुटैलिटी हुई कैसे थी, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया था। अमित शाह बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इससे केवल अमित शाह का परसेप्शन तो नहीं खराब होगा, इसमें भी जो रिसीविंग एंड पे होंगे नरेंद्र मोदी ही होंगे। नहीं, वही है, सरकार का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी है। देश की जनता जो तीसरी बार उनको सत्ता में लेके आई है, जो वोट दे रही है, जो बीजेपी का 16 से 18% का वोट शेयर बढ़ा है पिछले 12-13 सालों में, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी के नाम पे है। देखिए, इस सरकार के सर्वोसर्वा नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी को शंका है या कोई अपने आप को उनसे बड़ा ब्रांड समझता है, तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से अभी शैशवाकाल में है, थोड़ा और पढ़े वो, अभी उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। आपके पास एक ही ब्रांड है, उसका नाम मोदी है, मोदी ब्रांड, ठीक है। वो अच्छा है, वो बुरा है, जैसा है उसका उनका जो मार्केट शेयर है वो 100 पे है, वो 10 पे है, वो एक अलग विषय है। मार्केट शेयर अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ब्रांड आपके पास एक ही है। अब ये जो लड़ाई संसद में चल रही है कि भाई अमित शाह जी संसद में आए और ये बताएं कि भाई 20 तारीख को, 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पे हिंसा हुई, जो RAF ने और दिल्ली पुलिस ने लाठियां मारी, पैलेट गन चलाई, टीयर गैस के गोले छोड़े, शॉक गन का इस्तेमाल किया, लाठियां मारी कीले लगा लगा के, बच्चों को उठा उठा के पटका कमर के बल पे उनको, ठीक है, चाटे मारे महिलाओं को पुलिस वालों ने। तो ये इसकी अनुमति किसने दी? सबसे बड़ा सवाल। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो दो बातें कहते हैं। भाई या तो
क्योंकि पुलिस और आरएएफ जो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं वो होम मिनिस्टर के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस भी और आरएएफ भी, पैरामिलिट्री भी। तो वो दो बातें कह रहे हैं भाई, या तो गृह मंत्री ने आदेश दिया, निर्देश दिया, अनुमति दी कि हाँ आप ग्राउंड को कंट्रोल करिए, उसमें जो भी आपको एक्शन लेना पड़ रहा है आप करिए, और या उनको मालूम नहीं था। तो जिस गृह मंत्री की तुलना सरदार पटेल से होती हो, खुद करते हो बेशक, हाँ अलग बात है, खुद करते हो या करवाते हो अपने लोगों से या हम जैसे हमारे बिरादरी के लोगों से, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन या तो आपको पता नहीं था और या आपने अनुमति दी, दो बातें। दोनों ही बातों में सरकार फंसती है। अगर वो कहें कि हाँ हमें लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो भाई छात्रों के पास क्या था जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी? डंडे मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, क्या कर रहे थे? ट्रक तो आप लेके आए थे पत्थर भर के। अब तो रिपोर्ट आ चुका है। हाँ रिपोर्ट, प्रमाण है, साक्ष्य है उसके। और आज एक रिपोर्ट और आई है कि कई छात्रों की बॉडी में पैलेट गन्स अभी भी हैं जो निकल नहीं पा रही हैं। जहाँ जहाँ सिचुएशन क्रिटिकल थी वो तो निकाल दी, विजेता सिंह की रिपोर्ट द हिंदू में आज, ठीक है। तो इस स्थिति में हाउस चलेगा कैसे? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भी, यहाँ पे भी जो छवि का नुकसान होगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का होगा, अमित शाह का नहीं होगा। ठीक बात है। अमित शाह अगर ये कहते हैं डायरेक्शन उनकी तरफ से है, तब आप भाई कसूरवार माने नहीं, या तो नहीं, उसमें एक तीसरा फैक्टर भी है जो राहुल गांधी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पीएमओ से आदेश है हो नहीं भाई, या तो आपने दिया, या आपकी मिनिस्ट्री ने दिया, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया, या पैरामिलिट्री के जो डीजी उन्होंने दिया, और या फिर पीएमओ से आया। ठीक है, अगर पीएमओ से आया फिर भी वो आपको एक कमजोर गृह मंत्री दिखाता है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल जैसा व्यक्ति पीएमओ से डायरेक्शन नहीं लेगा अपना मंत्रालय चलाने के लिए। अपना मंत्रालय, अपना घर है, इस घर का हीरो तो मैं हूँ। और मतलब वही ना, यदि आपने डायरेक्शन दिया तब तो आपको सुरवार माने जाएंगे, और अगर किसी और ने दिया, चाहे वो पीएमओ ने दिया हो चाहे किसी अधिकारी ने, तो आप इनकॉम्पिटेंट माने जाएंगे कि अपना घर आपसे नहीं चल रहा है। इन तीनों ही परिस्थिति में अमित शाह जी फंसते हैं संसद के अंदर। अगर वो आके स्टेटमेंट देते हैं, हंगामा होगा। तीनों में से एक चीज तो माननी पड़ेगी ना, कोई चौथा विकल्प तो है ही नहीं। एक चीज समझाइए अब इसमें है कि परसेप्शन का लॉस तो नरेंद्र मोदी को हो रहा है, और ये छवि परसेप्शन, हाँ वही छवि बोलो, छवि का नुकसान सीधा मोदी जी के चेहरे को हो रहा है। ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं छवि का नुकसान। नहीं, ताकि क्या, दर्शक हर तरह का हमारा, हाँ ठीक है, जो गांव का दर्शक है वो परसेप्शन नहीं समझता। मैं अपने बिहार वालों से और सर के हरियाणा वाले ग्रामीण दर्शकों से माफी मांगते हुए, नहीं हमारे दर्शक और भी बहुत ज्यादा ग्रामीण, बहुत ज्यादा हैं, पर खास तौर पे ग्रामीण, माफी मांगते। छवि का नुकसान जो है नरेंद्र मोदी को हो रहा है सर। डिमांड ये है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें। अब अमित शाह सदन में जब तक नहीं आएंगे सदन चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने ये सीधी बात कर दी है। तो अमित शाह खुद बच रहे हैं या उनको नरेंद्र मोदी ने कहा कि रहने दे भाई, जवाब तो है नहीं, कैसे आएगा? इसमें क्या? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये अमित शाह का डिसीजन है या प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा है। लेकिन अगर मैं इसको राजनीतिक रूप से डिकोड करूं तो ऊपर से ही ऑर्डर आया होगा कि अभी वहाँ मत जाओ, और ऐसा करने से भी फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान ही होगा। जिस नुकसान को हम ऑलरेडी झेल रहे हैं, ठीक है, यानी जो नुकसान हो चुका है उस ताबूत में 2-4 किले और जुड़ जाएंगी। तो रहने दे भाई, रहने दो, अभी इसको कूल डाउन करो। सेशन नहीं चल रहा है, मत चलने दो। परिसीमन बिल लेके आना है, कोई बात नहीं, स्पेशल सेशन बुला लेंगे, बात चल रही है। सरकार के तो हाथ में होता है ना भाई। अगर ये सेशन 13 तारीख को लास्ट है, 13 अगस्त को, ठीक है, आज 5-6 दिन बचे, बीच में छुट्टी भी है, सैटरडे संडे भी आते हैं। तो अगर इस सेशन में अगर नहीं हो पाएगा, सरकार को लगेगा देश में माहौल ठीक हो गया है, तो वो फिर बुलाएंगे स्पेशल सेशन। जब 17 अप्रैल को परिसीमन बिल संसद में गिर गया था, सरकार हार गई थी, वो भी तो स्पेशल सेशन था 3 दिन का, विशेष सत्र था, ठीक है। तो विशेष सत्र तो सरकार कभी भी बुला लेगी। हालांकि कल इन्होंने ये कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 16, 17, 18 को सरकार स्पेशल सेशन बुलाने वाली है, विशेष सत्र। तो मुझे वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनका काम है कि संसद चले, उनका पोर्टफोलियो ही ऐसा है जी। वो राहुल गांधी के पास 3 बार जा चुके हैं, रिजिजू साहब। राहुल गांधी 2 ही बातें बोलते हैं उनको
कि संसद चलाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। पहली बात। ड्राइविंग सीट पे तुम हो। हाँ, गृह मंत्री जी संसद के अंदर आए, इस बात का जवाब दें कि छात्रों पर लाठियां बरसाने की, पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी, जो भी परिस्थितियां रही हो। और दूसरा, चंदा चोरी के विषय पे भी संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। इन दो बातों पे मानो तब संसद चलेगी। जब उनसे कल ये पूछा गया कि भाई क्या विशेष सत्र बुला रहे हो आप, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मैं चला नहीं पा रहा हूँ। रिजिजू जी ने बोला। हाँ, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने बोला कि ये तो मैं चला नहीं पा रहा हूँ और तुम कह रहे हो विशेष सत्र। मतलब राहुल गांधी ने मेरे मुंह पे साफ साफ कह दिया है कि ये दो मांगे हैं। अब किरण रिजिजू एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं गृह मंत्री को कि आप संसद में आइए? अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अधिकार क्षेत्र से भी, और जो कल्चर फिलहाल बीजेपी में हो चुका है उसमें तो बिल्कुल ही बाहर है। कोई कह ही नहीं सकता नंबर 1 नंबर 2 दो लोग, मतलब अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता कि वो जाके कह दे कि सर संसद चल जाएगी अगर आप आ जाए तो। वो कहते हैं कि हमारे बिना आए चला के दिखाओ, तुम्हें इसलिए बनाया है हमें। असाइनमेंट वहाँ पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सरकार में मंत्री हैं या आपके पास जो भी पोर्टफोलियो है, वहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, देनी पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। अब क्योंकि वो कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको लगा कि इसको मंत्री बना दो, अक्रॉस द पार्टी लाइन रिश्ते होंगे, हंसमुख आदमी हैं, दोनों फिटनेस की बात करते हैं राहुल गांधी और किरण रिजिजू, ठीक है, तो वो फिटनेस काम नहीं आ रही है। भाईचारे में चला ले। हाँ, भाईचारा अलग होता है। राहुल गांधी डिफरेंट नेता है, तो कहते भाईचारा अलग है, राजनीति अलग है। भाईचारा पूरा नहीं, भाईचारा है तुम घर पे आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, बैठेंगे, बात करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे एक साथ, साइकिलिंग करेंगे, जो तुम बोलो सब करूंगा, बॉक्सिंग भी करेंगे। लेकिन राजनीति अलग है। अमित शाह का जवाब देना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। हाँ, संसद तब चलेगी, भाईचारा इस तरफ है। तो वो ये ना एक्चुअली क्या है ना, ये लोग राहुल गांधी को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि इन्होंने उसकी सिर्फ आलोचना करी है 12-15 सालों में। समझने की कोशिश नहीं की दुश्मन को। वो आदमी है क्या, ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि वो मानता कैसे है। नेता प्रतिपक्ष है तो इंसान ही, राइट, उसको आप कैसे मना सकते हो? कोई तो रास्ता होगा ना भाई। हर चीज का एक रास्ता होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। दो देशों का युद्ध होगा, आखिर में बातचीत ही होगी, संवाद ही होगा ना। तो इस सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो राहुल गांधी से संवाद कैसे करें। अब देखिए, मैं थोड़ी सरकार की सहायता करना चाहता हूँ। जब आपने ये बात बोल दी है, कांग्रेस की बीट आप कवर करते, कैसे मानते हैं राहुल गांधी? मैं नहीं बन जाऊंगा पार्लियामेंट में। नीरज जी, मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस को यहाँ बैठ के और उनकी जेब में डाल दूं कि ले जाओ, ये पुड़िया है। मतलब पता तो है ना? हाँ, पता है। लो भाई सरकार साहब, कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना बहुत समय लगता है इन चीज़ों को समझने में, जानने में। एक सरकार जो होती है ना, वो कोई न्यूज़ चैनल या कोई न्यूज़ कंपनी नहीं होती है। राइट। बल्कि विदेश में तो उल्टा है। जैसे अमेरिका है, उनका जो डीप स्टेट है, वो क्या करते हैं, वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ना पूरा रिसर्च होती है उनकी। जैसे ही उनको लगा कि मोदी जी पीएम बनने वाले हैं हिंदुस्तान के, तो वो उनकी एक एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। व्हाट ही लाइक्स, हाँ, क्या उनको पसंद है, कैसे वो रहते हैं, क्या वो पहनते हैं, कैसे वो बोलते हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, वो सब स्टडी कर लेते हैं। लेकिन हमारे वाले हैं कि वो अपने एलओपी को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनको तो नैरेटिव चलाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी ना। हाँ, कि ये आलू का सोना बना रहा है। हाँ, ये आलू का सोना बना रहा है, ये पप्पू है, ये तो मूर्ख है, ठीक है। अब तुम उस जो व्यक्ति एज ए एलओपी या एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने कहा पिछले कुछ सालों में, कोविड से लेकर आज तक सब कुछ हुआ और सब सरकार ने माना बाद में। लेकिन आप इस पे स्टडी नहीं कर पाए कि हिंदुस्तान का जो एलओपी है, वो जो सांसद है, वो किस तरह की पर्सनालिटी है। क्योंकि संवाद ही तो जरिया है। राइट। अच्छा सर, और संवाद आप कर नहीं पा रहे। संवाद करना चाह नहीं हो, ये भी तो हो नहीं, सकता है। कर तो रहे हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे करें। अच्छा, आप अगर पर्सनैलिटी समझने चले जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने या आपके पूरे सिस्टम ने जो नैरेटिव फैलाया कि आदमी पप्पू है, वो गलत नैरेटिव था। स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कोई पप्पू है तो क्यों संवाद करें, और अगर पप्पू नहीं है तो आप संवाद करेंगे। तो एक्सेप्टेंस भी तो चाहिए इसके लिए। स्वीकार ही तो नहीं करते ये लोग।
क्या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि छात्रों ने गाली दे दी? ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो हैं? क्या स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि हमने अनुमति दी थी हिंसा करने की? स्वीकार ही तो नहीं होता इनसे, उसमें दिल बड़ा करना पड़ता है। आपको स्वीकार ना करना पड़े इसलिए आपको ये कहना पड़ा कि मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि स्वीकार नहीं करना पड़ रहा था ना। और आपके पास फीडबैक था क्या कितनी गाली पड़ी है आपको? और जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हो ना, एज ए जर्नलिस्ट मैं खुद को भी सार्वजनिक जीवन में मानता हूँ, राइट, ठीक है। जब मैं एक ट्वीट करूँगा अभी तो उसको नीचे 250 लोग गाली देंगे, मैं क्या करूँगा? ठीक है। सार्वजनिक जीवन में जब आप कदम रखते हो तो आपको गालियों को अपने अंदर विष की तरह पीना पड़ता है, घोल लेना पड़ता है, ठीक है। अब आप गांव के सरपंच बन जाओ, वहीं से आपको गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। आप तो देश के पीएम हो और आप तो खुद ही मानते हो कि मुझे रोज गाली पड़ती हैं। आपने तो स्वीकार किया है सार्वजनिक रूप से कि मैं 2 किलो गालियां रोज खाता हूं। अगर किसी दिन 5-7 पड़ गई किलो गालियां, उस दिन तकलीफ किस बात की हो रही है? अरे आप सार्वजनिक जीवन में हो, ये तो होगा, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, राइट। और हम तो नेता नहीं हैं, तब भी गालियां खा रहे हैं। सच बोलने के लिए खा रहे हैं। अरे कपड़े स्ट्रेचेबल आने लगे, दिल स्ट्रेचेबल करिए ना। तो जो प्रियंका गांधी ने कहा था ना कि कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल चेंज करिए। तो स्वीकारता जो है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप ये मान लो कि हाँ मुझसे गलती होगी। और इंसान है यार, गलती हो सकती है, क्या कौन सी प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है मानने में? लेकिन स्वीकार नहीं होता इन लोगों से। मुझे लगता है कि इनको कहीं लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे स्वीकार करने से। कोई छोटा नहीं होता स्वीकार करने मुझे से, लगता है दिल और बड़ा होता है। आदमी हर रोज सीखता है, गलतियां करता है, फिर सीखता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मुझसे ये गलती होगी। स्वीकार करना, आत्ममंथन बड़ा ज़रूरी है। जवाहरलाल नेहरू का एक लेख मुझे याद आता है सर, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इतना, छद्म नाम से उन्होंने जो लेख लिखा था, और लिखा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना कुछ होता है, ऐसा ना हो कि जवाहरलाल जो है वो डिक्टेटर बन जाए। तो जब आप कुछ चीज़ें स्वीकार करते हैं, एनालाइज करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो इस तरह के वक्तव्य जो हैं वो सामने आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं कम्युनिकेशन के लिहाज से, क्या आप स्वीकार कर नहीं रहे हैं? आपने एक वीडियो संदेश बनाया, रील बनाई, और आपने कह दिया मैं माफ़ कर देता हूँ, ये युवा भटके हुए युवा थे। अब उसका राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं उन्हीं युवाओं के साथ जो विक्टिमाइज किए। मैं आपको 1 मिनट बीच में रोकूं? बोलिए सर। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो मोदी जी ने कहा अपनी रील में कि भटके हुए। छात्र भटके हुए नहीं थे। छात्रों का डे 1 से एक ही चीज़ थी कि हमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, हमें पेपर लीक को ठीक करना है, ठीक है। तो जिन छात्रों को ये पता था कि पेपर लीक हो रहे हैं, 152 पेपर लीक हो चुके हैं, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं इन तैयारियों के ऊपर, सबके पेरेंट्स देते हैं, तो जिन छात्रों को ये पता था कि वो शिक्षा व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं इस देश की, तो भटके हुए कहाँ थे वो? जिनका निशाना मछली की आंख में था, वो भटके हुए कहाँ थे? वो तो फोकस थे। और भटके हुए छात्रों की मांग पे आपने इस देश के शिक्षा मंत्री को हटा दिया। ये तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे। इसका मतलब आप नाकाबिल या कमजोर हैं। आप छात्रों को भटके हुए नहीं कह सकते। आपसे स्वीकार नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये कह रहे हो कि वो भटके हुए थे और मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि आपका दिल छोटा है। अगेन ये स्वीकार्यता का ही मामला है कि आप स्वीकार नहीं। वही तो कहा मैंने पहले आपको। अगर आप स्वीकार कर लेते कि हाँ हमारी तरफ से भूल हुई है और हमने पेपर लीक को सीरियसली नहीं लिया इस विषय को, और इतना बड़ा आंदोलन हो सकता था इसके ऊपर, हमें पता नहीं था, तो आपने छात्रों को भटके हुए कह दिया। आपने कह दिया कि मैं इनको माफ़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये दिखाना था कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ। अरे वो तो हम सब मानते हैं। आपको बोलने की जरूरत थोड़ी है कि आप बड़े हो, आप तो हो। आप 3rd टाइम इस देश की प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप बड़े हो। ठीक बात है। उसमें कहाँ दोहराई हुई चाहिए अब? या अभी भी अपने ऊपर आपको शंका है कि आप बड़े हो या नहीं हो? अगर आप बड़े हो ना, आपको लोग कहेंगे कि आप बड़े हो। आप खुद को मत कहिए कि आप बड़े हो। मास्टर जी खुद को मत कहिए। आप थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, इसलिए वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे याद आ गया सर, कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ बन जाओगे, और पतली सड़कों से निकलो तो खुली सड़क पे आओगे। तो आप केवल बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़ा समझ के बड़ा तो हो नहीं पाएंगे। आपने भटका हुआ कहा सर छात्रों को,
आपने छात्रों को माफ़ कर दिया, और उसी का फ़ायदा मुझे लगता है राहुल गांधी को अब मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो विक्टिमाइज़ किए गए और जो वायरल हुए छात्राएं, छात्र या प्रोटेस्टर्स, हम जो भी कहें उनको, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक एक तहें जो हैं अब वो खुल रही हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की वो लड़की हो जिसने पुलिस वो कल आए व्हीकल थे। रोकी हुई थी, हाँ, तो वो लगातार हो ही रहा है। पैलेट गन वाले लोग भी आए थे, आयशा की लड़कियां भी आई थी, तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इससे भी तो छवि का लोप ही होगा ना प्रधानमंत्री के। देखिए, राहुल गांधी की कोशिश में ये है कि मैं इस मुद्दे को जिंदा रखूं, ठीक है। इसीलिए आपने एक चीज़ देखी है कि चाहे वो लड़का जिसको पैलेट गन लगी थी, चाहे वो आयशा के स्टूडेंट्स थे जो आए थे, या कल जो मुंबई से स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने वो बस को रोक दिया था एक हाथ से उस लड़की ने, उन सब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दे रहे हैं। अपने घर के बाहर, 10 जनपद के बाहर जो उनकी माँ का घर है, सोनिया गांधी जी का, उसके बाहर वो मीडिया बाइट होती है, क्योंकि कल लोग ये कह देंगे कि देखो स्टूडेंट्स को अपनी पार्टी का पोडियम दे दिया, ठीक है। और वो ये नहीं कहते कि हमारी मांग है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की मांग है, मेरी मांग नहीं है, ये मांग स्टूडेंट्स की है। और वो मंच भी छोड़ देते हैं, माइक भी देते हैं स्टूडेंट्स को, तुम बोलो, बोला आप लोग बोलिए। और राहुल, अच्छा, एक और बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए। इसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस थे वो बड़े हैवी थे। उसमें क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि यार राहुल गांधी चला गया, ये तो कांग्रेस पार्टी करवा रही है, पॉलिटिसाइज कर देते। नहीं गए जी, अब तो कोई कह नहीं पा रहा है ना, तो वो भी तो एक पॉलिटिकल मूव थी। जिन लोगों को राजनीति का राय नहीं पता ना, वो फिर राय देने लगते हैं। अरे क्या होता है, राजनीतिक फैसले ऐसे नहीं होते, उसमें नफ़े नुकसान सब देखे जाते हैं, समीकरण देखे जाते हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये उसी को लेके हो रहा है कि पार्टी का पोडियम स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा जिंदा रखा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण इम्पैक्ट भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ज़्यादा हो रहा है। और अब परसों फिर 8 तारीख को फिर कार्यक्रम है छात्रों की गूंज इलाहाबाद में। अनुमति तो वापस ले ली, कोई बात नहीं, वो तो एक प्रशासनिक इशू, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। प्रशासनिक इशू भी राजनीतिक बेसिकली जो आप भी बोल रहे थे वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि राहुल गांधी जो है वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम छात्रों के साथ कॉलेज में नहीं कर सकते, लेकिन आप कावड़ियों के लिए 7 दिन के लिए स्कूल बंद कर सकते हैं, है ना। और दोनों ही मामले शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक बात है। ये है वो शिक्षा प्रणाली जो ठीक करनी है। स्ट्रेटजीज फेल हो रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन वाले? कई बार आप लताड़ चुके हैं ऐसे शो में। मैं आपको स्ट्रेटजी कंसल्टेंट बनवा के रहूंगा आदेश जी। नहीं, वो तो मैं हूँ। नहीं, बीजेपी का सरकार का नहीं, राजनीतिक लोगों का कंसल्टेंट नहीं बनना है मुझे। हमारे तो मैं अपने काम से बहुत प्रेम करता हूँ जी, और इसको मैं जीता हूँ और 24/7 करता हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब थोड़ी है कि आपने सुबह 9 बजे ऑफिस गए, टिफिन लेकर 5 बजे घर आ गए। एक बात है, वो नौकरी नहीं है ये 24 घंटे का काम होता है। लगातार जो सप्ताह भर ज्ञान देते हैं ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। तो जो आपने कहा कि क्या कम्युनिकेशन संवाद जो है वो फेल हो रहा है, हाँ वो फेल हो रहा है। आपका जो संवाद करने का तरीका है उसमें आपकी ईगो को आगे रखा जा रहा है और आपकी इम्पोर्टेंस को पीछे कर दिया जा रहा है। यानी प्राइम मिनिस्टर की जो इम्पोर्टेंस है, जो उनका संवाद छात्रों से होना चाहिए था, जिसमें थोड़ा सा लचीलापन होता, थोड़ा सा स्वीकार्यता होती, क्यों नहीं आपकी सरकार गलती कर सकती? क्या हो गया, स्वीकार कर लो, बच्चे मान जाएंगे। लेकिन नहीं माने आपने कहा कि नहीं मैं माफ़ करता हूँ, ठीक है। अपने आप को बड़ा रखा, तो जो स्ट्रैटेजिस्ट थे उनके, जिन्होंने ये एडवाइस की कि नहीं आपको ये कहना है, आगे ये रखना है, पीछे ये रखना है, वो वहीं उनसे भूल हो रही है। बदलिए टीम। जो फर्स्ट डे उनका जो कैमरा, जबकि मोदी जी बड़ा ख्याल रखते हैं कैमरे के फ्रेम का, कौन फ्रेम में आएगा और कौन नहीं आएगा, मेरा फ्रेम कैसा होगा और वो किस एंगल से लिया जाएगा, टिल्ट अप होगा, टिल्ट डाउन होगा, ठीक है, या सेंटर फ्रेम होगा, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। जितनी बड़ी छवि, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, जो कैमरे में क्योंकि दिखती है उतनी हाइट है नहीं उनकी, मैंने बहुत पास से देखा हुआ है। कैमरा एंगल का कमाल है। हाँ, वो उसमें बहुत बड़े लगते हैं। मैं सिर्फ हाइट की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और मत समझ लेना। तो उतनी हाइट नहीं है जितना वो ख्याल रखते हैं। लेकिन जो उनका फर्स्ट डे का जैनजीज को जो उनका संवाद था, इतना गंदा फ्रेम था वो, एग्जैक्टली इतना गंदा फ्रेम था वो कि आपने आपकी जो आयु है वो साफ साफ दिख रही थी उसमें, बल्कि ज़्यादा ही दिख रही थी, ज़्यादा ही दिख रही थी। अब बीमार लग रहे थे। हाँ, तो स्ट्रैटेजी इनकी फेल है।
टीम को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यार एक और बात है, गांव की बात है ये, कि जब आदमी का समय थोड़ा ख़राब होता है ना, ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो आप मानते हैं वक्त खराब चल रहा है। फिर कैमरे भी काम नहीं करते, फिर स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती, फिर संवाद भी काम नहीं करता। खराब नहीं चल रहा है, लेकिन आज के टाइम पे जिस हिसाब से सरकार इतनी चीज़ों से घिरी हुई है, उसमें मैं ये कहूँगा कि हाँ, सरकार का टाइम अच्छा नहीं है फिलहाल, लेकिन ये लोग कवर अप करना जानते हैं। अब भी आप ये बात कह रहे हैं? ये कर लेते हैं। आप देखो, जब 240 सीट आई थी, उसके बाद इन्होंने सारे सीट जीते, किया ना कवर। लेकिन देखिए 240 वाले मामले में भी सर, पर छवि का नुकसान नहीं हुआ था उस लेवल पे। नहीं हुआ था। इस बार छवि का देखिए, हर किसी का अपना एक कैपिटल होता है आदेश जी। जैसे आपके पास पॉलिटिकल डिकोड करने का कैपिटल है, ये आदमी बहुत अच्छा कर सकता है, किसी के पास पैसों का कैपिटल होता है, किसी के पास और कोई कैपिटल। नरेंद्र मोदी के पास छवि एक पूंजी के रूप में थी। मैं बिल्कुल मानता हूँ। और देखिए, ये सरकार जो है ना, ये इसकी सबसे बड़ी पूंजी है नेशनल सिक्योरिटी। मोदी 56 इंच, ठीक है, देश की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बड़ी हो गई है, विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, और हमारे सरदार पटेल जैसे गृह मंत्री, ठीक है, कि देश में आतंकी हमला हो नहीं सकता। वो अलग बात है कि दिल्ली में आत्मघाती हमला हो जाता है लाल किले के बाहर, ठीक है, पड़ोस के फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी में साजिश रच रहे थे, आपको पता ही नहीं लगा, ठीक है। तो वो जो इनकी पूंजी है, उस पे इस छात्र आंदोलन ने, और ख़ास तौर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि पीएम की छवि पे सीधा बहुत भारी नुकसान हुआ है उसको। तो वो नुकसान ऐसा है कि इसको अभी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कोई नापने का पैरामीटर नहीं है कि वो कितना हुआ और कितना नहीं हुआ है। यूनिट और डायमेंशन का चैप्टर आता है फिजिक्स में, उसमें अभी ये पैरामीटर निकाले नहीं गए। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पता है, इकोनॉमिक्स का पता है, समाजशास्त्र का पता है, ठीक है, ये तो मुझे पता है, फिजिक्स का नहीं पता। तो उसको नापने का कोई पैरामीटर नहीं है आज की डेट में कि कितना नुकसान हुआ है, और सरकार के पास भी नहीं है, आपको ये बता। इसीलिए उभरना ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना सर इस बार। आपने जैसे कहा कि कवर अप करना ये लोग जानते हैं, पर ये सिचुएशन इन लोगों ने कभी फेस ये हाँ नहीं की थी अभी तक। लेकिन जो ये छात्रों को डरा के उनसे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं ना कि भैया हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दो, ये तरीका भी ठीक नहीं है, इससे इनको और नुकसान होगा। एग्जैक्टली, मतलब आप जो कर रहे हैं वो आप, मैंने वही कहा ना, स्ट्रैटेजिस्ट जी, कौन समझा रहा है उनको कि तुम छात्रों को डरा के उनसे माफ़ी मंगवाओ कि हमसे गलती होगी जी, ये तरीका ठीक नहीं है। पॉलिटिकल ओपोजिशन तो है नहीं, इस देश के युवा हैं, कह दीजिए ना इन युवाओं से हम थोड़ा सा है तो आप ही के हैं तो आपके ही, इनको अपना बना लीजिए। अपना बनाने के लिए बाहें खोलनी पड़ेंगी। अच्छा, बहरहाल स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, मुख्य मामला स्वीकार करने का ही है। एक चीज़ आप बताएं, सदन में एक और चीज़ चल रही है अमित शाह के अलावा, चंदा चोरी। पप्पू यादव तो जो कर रहे थे वो सबने देखा, भी विजुअलाइज कर रहे थे, नाट्य रूपांतरण। चंदा चोरी कितना इम्पैक्ट डालेगा? और इन तीनों मुद्दों में अगर मैं आपको कहूँ रेट करिए साहब, ये पुलिस ब्रुटैलिटी जिसमें अमित शाह का जवाब मांगा जा रहा है और चंदा चोरी, ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा होगा? छात्रों का कार्यक्रम, छात्रों पे जो हिंसा हुई है, ये शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, नीट, जेई, सीबीएसई, क्योंकि क्या है ना, देखो, छात्रों से हर घर रिलेट करता है। हर घर में बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, वो जेनजी हैं, वो अल्फा हैं, वो जो भी है, वो एक अलग कहानी है। और वो ये हर घर की, ये इसमें ना उत्तर भारत है ना दक्षिण भारत है, ठीक है, इसमें ना नॉर्थ ईस्ट है, ये भारत है। और ये हर घर की कहानी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा इस देश में, या कोई भी ऐसे घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई माँ होगी या कोई बाप होगा, जो किसी दूसरे के बच्चे को पिटता देख खुश होगा। राइट, कोई नहीं होगा। मुझे कई बार लगता है कि जो डंडे मार रहे थे, शायद उनको भी उन्होंने भी घर जाके सोचा होगा कि यार हम क्या करके आए आज। तो ये जो विषय है ना, ये सबसे बड़ा विषय है। इसमें सेंटीमेंट है, आप भावनात्मक रूप से बच्चों से आपका जुड़ाव होता है। ठीक बात है। हालांकि वो अलग बात है कि एलओपी हो या प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही बैचलर हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि बैचलर दोनों को कहना गलत है, एक तो शादी कर चुके हैं। नहीं, चलो छोड़ो, वो उसमें अभी तो उनको बैचलर ही कहा जाएगा। ये तो मुझे कहना पड़ेगा, कमेंट कर देंगे लोग कि भाई होस्ट को पता ही नहीं है। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि दोनों को ही नहीं पता कि मतलब बच्चे कैसे पाले जाते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। हालांकि राहुल गांधी ने भी ये बात संसद में कही थी। हाँ, उन्होंने कही थी। अलग एम्पैथेटिक हुआ जा सकता है अगर आप पब्लिक स्पेस में हैं,
तो आप लेकिन मुझे आत्मानुभूति लगता है कर सकते जो आपका सवाल था कि ये भावनात्मक विषय है, छात्रों का जो हिंसा हुई है, जो ये मुद्दा है, और उस देखिए एथनॉल है, चंदा चोरी है, चंदा चोरी एक राजनीतिक विषय हो गया है, और उसकी जो लपटें हैं ना, वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगी। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा गुजरात चली जाएगी, ले जानी पड़ेगी ज़बरदस्ती, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश का मुद्दा बन जाएगा। ठीक बात है। ठीक है, ये धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दा है, लेकिन ये जो छात्रों का मुद्दा है, ये भारत का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। तो इसमें तो स्ट्रेटजी ज़्यादा बढ़िया चाहिए, ज़्यादा बेहतर चाहिए। भावनात्मक मुद्दे से एक प्योर पॉलिटिकल मुद्दे पे आते हैं साहब। डिलिमिटेशन, परिसीमन। पूरी संभावना थी कि मानसून सेशन में हो जाए, अभी दिन बचे हुए हैं, चांसेस कम लग रहे हैं कि इस सेशन में हो जाए। विशेष सत्र की बात आपने बीच में की ही थी। इस बीच राहुल गांधी जो हैं वो डीएमके के, शायद लगभग डीएमके को ही संदेश दे रहे थे। क्या था वो पूरा संदेश, क्या है उसके पीछे के राजनीतिक? कुछ बच्चों ने तमिलनाडु में नीट की परीक्षा जब लीक हुई तो उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उनके पेरेंट्स से मिलने राहुल गांधी तमिलनाडु गए थे जी। तो जब वो वापस आ रहे थे तो मीडिया ने सवाल पूछा उनसे डिलिमिटेशन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जो भी दल परिसीमन पे सरकार का साथ देगा वो तमिल जनता से धोखा करेगा। तो फिर मैंने उस बयान को समझा कि डिकोड करने की कोशिश की, भाई ये क्या है। तो क्योंकि वो तमिलनाडु में थे और डीएमके जो है आजकल थोड़ी सी खफा है क्योंकि आपका संबंध टीवीके से हो गया अलायंस, तो और सारा दारोमदार जो इस बात के ऊपर है कि अगर डीएमके उधर चला जाता है, यानी अगर डिलिमिटेशन बिल पे वो अपने आप को एब्सटेन भी कर ले, वोट ना भी दे, तब भी वो सरकार की मदद हो जाएगी। तो बेसिकली राहुल गांधी तमिल लोगों को ये कह के आए हैं कि हमें इस बात के ऊपर शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिसीमन के बिल के ऊपर डीएमके जो है वो सरकार का साथ दे। बियॉन्ड द हेडलाइंस की बात चिता के आए हैं वो तमिल लोगों को कि ऐसा, और पार्टी को भी, डीएमके को। हाँ, नहीं उसी को। देखिए ज़्यादा बड़ा जो मैसेज था डीएमके को तो पता ही है वो क्या कह रहे हैं, वो जनता के लिए था जो ज़्यादा बड़ा मैसेज था। जो आदमी राजनीति में है वो राजनीति करेगा ना, ठीक बात है, उसका बिजनेस है, ये काम ही है। हाँ, यही काम है उसका। कई बार कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं मुद्दे पे, अरे किस लिए आए हैं और करे क्या? हाँ? अब वो तो शो बनाएंगे नहीं, पॉडकास्ट थोड़ी करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इनको समझ नहीं आता लोगों को। तो हर चीज़ के राजनीतिक संदेश होता है, हर चीज़ में एक मैसेज छिपा होता है, उसको हमें निकाल के जनता को बताना होता है, जो हम करते हैं इस शो में जी। टॉकिंग पॉइंट देते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यही तो काम है हमारा। बेशक। हाँ, और हमारी कोई शुगर मिल तो है नहीं, इथेनॉल प्लांट भी नहीं है। चलिए सर, इंट्रोडक्शन में एक बात मैंने की थी, वो आखिरी सवाल के रूप में इस एपिसोड के मैं पूछ लेता हूँ आपसे। तस्वीरों की बात हो रही थी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, बड़े बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ, इनके साथ किसी बंदे की ऐसी तस्वीर नहीं आती है जैसी तस्वीर राहुल गांधी के एक खास बंदे के साथ आती है, बस की सीट। नहीं, वो ऐसे सवाल नहीं था। ये उस दिन की घटना है जिस दिन राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बाकी सांसद प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना दे रहे थे, जो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था सरकार का। तो जब उसके बाद उनको उठाया गया वहाँ से, जिस तरीके से उठाया था तस्वीर सबके सामने थी, तो उसमें से ना एक तस्वीर मेरे पास आई, मेरे मतलब सामने आई। मैं ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा राहुल गांधी को जिस दिल्ली पुलिस की बस में ले जाया जा रहा था छत्रसाल स्टेडियम, उनके साथ में उनका पीए बैठा हुआ था। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार, मैंने आज तक प्रधानमंत्री मोदी का पीए हो, अरविंद केजरीवाल का पीए हो, अमित शाह जी का पीए हो, योगी जी का पीए हो, ममता बनर्जी का पीए हो, उद्धव ठाकरे जी का पीए हो, मैंने किसी को ऐसे नेता के साथ बैठे भी नहीं देखा। मतलब राहुल जी बहुत ज़्यादा ही लोकतांत्रिक हैं। दरअसल ये मैंने क्यों लिखा पता है, वो बस ना भरी हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता थे, युवा थे, बुजुर्ग थे, सांसद थे, जो भी थे, या कोई छोटा कार्यकर्ता भी था। मुझे लगता है कि अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति वहाँ बैठता ना, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। क्या होता है, पॉलिटिकल आदमी बैठता। क्या होता है ना,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इन ऐसी ऐसी एक एक फोटो के सहारे पूरा जीवन राजनीति कर लेते हैं, और राजनीति ऐसी ही होती है, संदेश की राजनीति होती है। एक चीज बताइए, मैं एक मिनट सपोज करो हाँ, कि एक कोई तमिलनाडु का कार्यकर्ता उस दिन राहुल गांधी के साथ बैठा होता और उसको भी वो वहीं लेके जा रहे थे, छत्रसाल स्टेडियम में डिटेन कर रहे थे, वो उस फोटो को बड़ी कराता, अपने घर में लगाता और उसी के सारे जीवन भर राजनीति करता। ठीक है, अगर आप अपने घर में हैं, आप राहुल गांधी हैं और आप बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं, ठीक है, आप अलाउ कीजिए, आप विदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन राजनीति ऐसे नहीं होती। जैसे हरियाणा में कहावत है, अगर घर के लोग आपको चौधरी नहीं कहेंगे और चौधरी नहीं मानेंगे ना, तो बाहर का कोई नहीं कहेगा। तो पहले आपको अपने घर में मानना पड़ेगा कि ये हमारा चौधरी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। और वो आपको दिखाना भी पड़ेगा। हाँ, मैंने क्या कहा, अगर आप नहीं चाहते हो ना, तब भी दिखाना पड़ेगा। यही राजनीति है। यही राजनीति क्या है? संदेश, परसेप्शन, छवि जो किसी की टूट रही है, किसी की टूट रही है, किसी की बन रही है, कोई अपना खुद ही बिगाड़ रहा है। भाई उनका जो पीए है उसका नाम क्या है? अलंकार। तो मतलब खुद आपको सोचना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हो और आप क्या कर रहे हो। भैया तो आप ये संदेश दे रहे हो पूरे देश में कि देखो मैं कितना क्लोज हूं, कि मैं राहुल गांधी के पास बैठा हुआ हूं, या तो ये संदेश है इसके पीछे, और या फिर आपके अंदर समझ नहीं है, ना सामाजिक और ना राजनीतिक। इसमें एक सवाल ये बताइए, जैसे खुद ही आप भी मान रहे पूरे शो में जो हमने चर्चा की कि स्ट्रेटजी या कम्युनिकेशन राहुल गांधी का जब वो राजनीति फिलहाल कर रहे हैं उसमें बड़ा सटीक दिख रहा है और पते पे निशाने पे वो चोट कर पा रहे हैं। अलंकार उनके साथ बस की सीट पे बैठे, वो डिटेन होने वाली बस की सीट पे, केवल अलंकार का फैसला तो होगा नहीं, मतलब राहुल इसको लेकर वेलकमिंग थे। गांधी से ना बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं, वो ऐसे नहीं करते कि नहीं तुम यहाँ के बैठ के उठ जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं करते वो लोग। वो तो आपको खुद देखना है। मैंने क्या कहा, घर के व्यक्ति को आपको खुद एक्सेप्ट करना है कि नहीं ये हमारे बॉस हैं, ये हमारे घर का चौधरी है, ये तो घर में ही तय होगा ना। मैंने इसके दो मैसेज हैं। पहला मैसेज है कि आपको खुद तय करना पड़ेगा कि नहीं ये हमारे नेता हैं और हम इनके इर्द गिर्द दिखाई नहीं देंगे, बंद कमरे में बैठ के आप जो भी बातें करो, ठीक है, हम उनका मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। दूसरा फिर ये मैसेज है कि आप पूरे देश को मैसेज देना चाहते हो कि देखो मैं कितना क्लोज हूँ राहुल गांधी के, कि मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ भले ही मैं पी हूँ। मतलब साथ जो बैठी हुई तस्वीर है उसमें जो भी से है वो अलंकार का है, वो बैठ गए हैं। हाँ, राहुल गांधी इज इंडिफरेंट परसेप्शन, उसको पता भी नहीं होगा। हाँ। इसका मतलब क्या है? ठीक है भाई, या तो आपको राजनीतिक और सामाजिक समझनी है पहली बात, या फिर आप इतने समझदार हो कि आप पूरे देश के कांग्रेसियों को संदेश देते हो कि देखो आई एम द बॉस। दो ही मायने हैं इसके, तीसरा नहीं है। और इस बात को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर समझती हैं। राहुल गांधी इन चीजों में पढ़ते ही नहीं है। उनका जो सोचने का तरीका है वही अलग है, अलग होराइजन पे सोच रहे हैं। लेकिन हर अलंकार जो है आपको अलंकृत ही करे वो जरूरी नहीं है। तो अलंकारों को सोचना पड़ेगा कि वो अलंकृत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल एक बात आदेश जी ने जो बोली, पुरानी कहावत है कि ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है अगर वक्त खराब हो। तो इस तरफ से नारा चल रहा है कि मोदी भगाओ गाड़ी बचाओ, एक तरफ नारा चल रहा है मोदी भगाओ चंदा बचाओ, एक तरफ नारा चल रहा है मोदी भगाओ युवा बचाओ। तो मोदी साहब जो हैं वो चौतरफे हमले फिलहाल झेल रहे हैं और इन हमलों का कोई जवाब दिख नहीं रहा है, क्योंकि अमित शाह जैसे गृह मंत्री जिस तरीके का उनका परसेप्शन है या छवि है लोगों के बीच, वो सदन में नहीं आ पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो सदन नहीं चलवा पा रहे हैं और इस बात की खींच भी अब दिख रही है लगातार। तो क्या मोदी का ऑरा ख़त्म हो चुका है? क्या सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, जिसकी बात 2014 से बहुत पहले तक होती रही है, 2014 से पहले वाली सरकार के लिए? तो क्या क्या हुआ है हम लोगों ने चर्चा करने की कोशिश की, आपने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ लगता होगा, क्योंकि हमारे देश की पूरी जो जनता है ना, हमारा तो यकीन है वो बड़ी राजनीतिक है। तो आपको जो लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता दीजिए। चर्चा कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा सुनने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। थैंक यू जी।